अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़ और हम बात करेंगे नाज़रीन, इकॉनमी पर बात करेंगे। हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है और हमारे कर्ज़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, डॉलर की कीमत बढ़ती चली जा रही है, आवाम जो है वो ख़ासे परेशान है। मलीर और केडीए ऑफिसर हाउसिंग सोसाइटी जो है उस हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साबिक चेयरमैन सैयद आदिल गिलानी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे हर प्रोग्राम में मौजूद होते हैं और बहुत सारे चौंका देने वाले इंकशाफात हम ये करते हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। वालेकुम सलाम। आदिल साहब, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने दवाओं की कीमतों के हवाले से कुछ बात की थी, क्या डेवलपमेंट हुई उस पर? दवाइयों का हमने जो बताया था, मेन इशू ये था कि ड्रैप ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड किया और दवाइयों के लिए उन्होंने कीमतें जो हैं वो एक साल में 3 दफ़ा बढ़ाई। हमने यही बताया था कि ये ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता, साल में 3 दफ़ा बढ़ जाए। पहले उन्होंने जनवरी में 2018 में बढ़ाई 2.5 से 5%, उसके बाद जो है वो 355% बढ़ा दी हैं दिसंबर में 2018 के, और फिर जनवरी 2019 के अंदर फिर 15% बढ़ा दी। और उसके अंदर ये था कि ये कौन सा कानून है कि जो फैक्टर था दवाइयों का कि खर्चा जो है, खर्चे के ऊपर फैक्टर लगाया जाए, जो 2015 की पॉलिसी का था वो था 75% मार्कअप हो, जिसके अंदर जो उसकी प्रॉफिट होगा, मार्केटिंग कॉस्ट होगी, वो इन्होंने 75% की जगह 355% कर दिया, यानी अबाउट 6 गुना। तो उस पर ये कल जो है वो उन्होंने एक्शन ले रहे थे। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के नए जो एडवाइज़र आए हैं ज़फ़र साहब, उन्होंने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पूरा प्रोग्राम बना के उन्होंने देखा ये सारी चीज़ें और कहा कि ये गलत हुआ है और ये मिसगाइड किया गया है और ये आवाम को लूटा गया है। और उन्होंने फिर मीटिंगें की हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ और अपने और प्रेजेंटेशन दी है पूरी कैबिनेट को, और कहा है कि दवाइयों का तय हो गया है कि दवाइयाँ जो हैं, जो 460 दवाइयाँ जिसके अंदर के 355% तक बढ़ाने का कहा गया था, उसके मैक्सिमम जो बढ़ेगी वो 75% बढ़ेगी, मतलब उन्होंने उसको 1/4 कर दिया। और उसमें ये भी हुआ है कि दवाई की कंपनी वालों ने कहा है जो हमने ये पिछले दवाई बढ़ा के जो जनवरी से लेकर मई तक जो इनको पैसा आया है, उसमें 8 अरब रुपए गवर्नमेंट को वापस करेंगे, वो दवाई कंपनी वाले वापस करेंगे। और ये इसको कैसे खर्च करेंगे उसकी पॉलिसी बन रही है। और आवाम को आइंदा जो है वो 2 अरब रुपए सालाना माहवार जो है दवाइयाँ सस्ती मिलेंगी। तो ये फ़ायदा हुआ है इस चीज़ का कि यानी नया एडवाइज़र है कियानी साहब के जाने के बाद उन्होंने एक्शन लिया है। और इसमें हमारे प्रोग्राम के अंदर हमने पूरा बताया था कि मेन इशू सिर्फ ये था, एक आइटम है। इस आइटम को जो है इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, कोई ड्रैप वाला नहीं बता सकता। टीआई पाकिस्तान ने भी लेटर लिखे, उनको इसका जवाब नहीं आ रहा क्या हुआ। तो ये बड़ा अच्छा काम हो गया। न्यूज़ वन के प्लेटफॉर्म से जो आपने प्रोग्राम किया वो बात जो थी वो साहब इक़्तिदार तक पहुंची और उन्होंने इसके रिएक्शन आया, बड़ा जल्दी रिएक्शन आया, बड़ा अच्छा रिएक्शन आया है और बड़ा यानी इससे जो है आवाम को बहुत रिलीफ मिला है। ठीक है, चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आदिल साहब, अब थोड़ी सी बात करते हैं इकॉनमी की। मुझे ये बताइए, ये जो हमारी एक्सपोर्ट है ये नहीं बढ़ रही, मुल्क कर्ज़ों के दलदल में चलता चला जा रहा है और जो लोगों की सोच है वो ये आ गई है कि मुल्क किसी वक्त भी डिफ़ॉल्टर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हंगामी सूरत हाल है। ये क्या मामलात है, कैसे आप इसको देखते हैं, कैसे आप बताएंगे? देखिए, इसमें मैं सबसे पहले बताऊं कि जब क्लिंटन इलेक्शन जीता अमेरिका में प्रेसिडेंट के, तो उसने अपनी हिस्ट्री निकाली कि हमारे डेमोक्रेटिक पार्टी के जो है सबसे कामयाब तरीन प्रेसिडेंट कौन थे। तो 2 प्रेसिडेंट के नाम है। एक रूजवेल्ट था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर 3 दफ़ा प्रेसिडेंट बना था, इसके इंतकाल हो गया था। दूसरा रेगन था, रोनाल्ड रेगन, कि इनके बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन थी 10-10 साल की। तो वो पहुंच गया रेगन के पास कि सर मुझे आप एडवाइस दें कि मैं क्या करूं, अच्छा कि कैसे आपने किया। और उसने एक एडवाइस दी कि यू जाओ और जाके तुम अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को किसी पोस्ट पे नहीं लगाना, एक्सपर्ट्स को लगाना, ठीक, बस ये उसकी एडवाइस थी। वो एडवाइस हमारे अगर हुक्मरान मान जाते हैं, वो हमारे हुक्मरान ना जरदारी साहब ने किया, ना नवाज शरीफ ने किया, ना ये आज की हुकूमत कर रही है, जिसका नुकसान पूरी आवाम ने वो आवाम को भुगत रहे हैं। अब हमारे जो हैं ये नादान जो दोस्त हैं ना, वो दाना दुश्मन से जो है वो ज़्यादा ख़राब होते हैं। ये इन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, पूरी इकोनॉमी का। यदि आप देखें कि रुपए की डिवेल्यूशन हुई है, डिवेल्यूशन इसलिए की जाती है कि हमारा जो है एक्सपोर्ट बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े ताकि डिवेल्यूशन से, यानी हम एक चीज़ जो है बाहर बेचते हैं 200 रुपये की,
تو 200 روپے کے اندر وہ ڈالر جو ہے اگر وہ 100 روپے کا ہے تو وہ $2 میں جاتا ہے. اب 150 کا ہو گیا ڈالر, تو اب وہ جائے گا $2 کی جگہ وہ جائے گا $1.5 میں یا $1.25 میں. تو ایکسپورٹ بڑھے گی, سستا پڑے گا, مگر وہ نہیں بڑھ رہی. ایکسپورٹ ہماری اس سال جو ہے لاسٹ ایئر سے کم ہو گئی. عادل صاحب 800 ارب قرضے بڑھ گئے یہ روپے کی ڈیویلیویشن. یہ اپنی جگہ ہے. یعنی چیز یہ ہے کہ قرضے کا جو ہے نا, یہ بھی متھ ہے ہمارے یہاں جو بڑا غلط دیے جا رہا ہے. ٹی وی کے اندر آ کے منسٹرز اور ایڈوائزر اپنی لوگوں کو ڈراتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرضے جو ہے ہر حکومت لیتی ہے. دنیا کی سب سے بڑی اکانومی جو ہے, پاکستان کے قرضے کیا ہیں؟ پاکستان کے قرضے جو ہیں اس وقت 100 ارب روپے ہیں, اور یہ 2017 کے جو چارٹ ہے اس کے حساب سے پاکستان کے قرضے میرے خیال سے اس 2017 کے اندر کوئی 80 ارب تھے یا 75 ارب تھے. تو پر کیپیٹا جو تھے ہمارا تھا $380 پر کیپیٹا. اچھا ٹھیک ہے. اور جی ڈی پی کیا تھا $18 آف جی ڈی پی. 18% آف جی ڈی پی جو ہے ہمارے پاس یہ قرضہ تھا. جی ڈی پی کا جو ٹوٹل قرضہ واپس کرنا تھا. اب آپ دیکھیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس کے اندر آتا ہے سب سے زیادہ جس نے قرضے لیے وہ انگلینڈ ہے. ہمارا $380 پر کیپیٹا ہے, انگلینڈ کا ہے $1,27,000 پر کیپیٹا, اور ان کا جی ڈی پی کا جو ہے 313% آف جی ڈی پی جو ہے وہ قرضے پہ ہے. امریکہ جو ہے $58,000 پر کیپیٹا اور 115% جو ہے وہ مقروض ہے. اس کے بعد ہے فرانس جو ہے وہ 87,000, جرمنی جو ہے وہ 65,000. چائنا جو ہے وہ بھی ہے کوئی $1,800 پر کیپیٹا, اور اس کی جو یہ جی ڈی پی کا جو ہے چائنا کا جو ہے وہ بھی ایسے کچھ ہے 269%. عادل صاحب پھر ہمارے ملک کا تو یہ غلط ہے. دیکھیں قرضے لیتے ہیں اور ملک چلتے ہیں. امریکہ کا قرضہ جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ $ٹریلین میں ہے. یعنی ان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہے اور امپورٹ جو ہے وہ ان کی اس وقت جو ہے وہ $5,000 بلین کی نقصان میں ہے وہ. مگر وہ چلتا ہے, یہ بک ایڈجسٹمنٹ ہوتا رہتا ہے اور گاڑیاں چلتی رہتی ہیں. پیسہ آتا ہے, پیسے سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس سے اکانومی جنریٹ ہوتی ہے, اس سے نوکریاں جنریٹ ہوتی ہیں, اس سے ایکسپورٹ جنریٹ ہوتا ہے, اس سے بزنس جنریٹ ہوتے ہیں, اور یہ سب چیزیں چلتی ہیں. تو یہ سارا کا سارا جو ہے یہ متھ ہماری ہے کہ قرضے لے لیا مقروض ہو گیا. ایسی کوئی بات نہیں. قرضے کے بغیر یہ یعنی یو اے ای کا قرضہ ہے, آپ کو بتاؤں میں یو اے ای قرضے لیے گئے لیکن ملک میں نہیں لگے. نہیں, ملک میں لگے ہیں, یہ ملک میں لگے اور لگے ہیں. اسی لیے آپ کے آج بیٹھے ہیں, بجلی آئی ہے, بجلی 18 گھنٹے نہیں آتی تھی. یہ ساری چیزیں ہیں, مگر اس کے اثرات آئیں گا. ایک دن میں تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا, یہ چیزیں چل رہی ہیں. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے اندر یو اے ای کے جو ہے وہ بھی $2,000 پر کیپیٹا ان کا بھی مائنس وہ ہے ہمارے $380 کے بجائے. تو یہ سارا کا سارا ہے. قرضے جو ہیں وہ برے نہیں ہیں, قرضوں کے بغیر ملک چلتے نہیں ہیں. انڈیا کو لے لیں, چاہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں ہیں. یہ تو اس میں ہمارے یہ آئے اس وقت جو سیٹوں میں بیٹھے ہیں, یہ یعنی کئی تو ایسے ہیں کہ جن کو الف ب نہیں پتہ ہوتی ہے. وہ اپنا آگے ہر آدمی جو ایکسپرٹ بنا ہوا ہے, کوئی اپنا یعنی آپ یہ مجھے بتائیں کہ ٹی وی میں 6 اینکر بیٹھتے ہیں, وہ لاء کے بھی ایکسپرٹ ہیں, وہ جج کو بھی ایڈوائز دیتے ہیں, وہ فائنانس منسٹر کو بھی ایڈوائز دیتے ہیں, وہ اس کو آئی ٹی والے کو ایڈوائز دیتے ہیں, وہ جو چاند کو بھی ایڈوائز دیتے ہیں, مولوی کو, وہ ہر چیز. مطلب ہاؤ کین ون بیکم ایکسپرٹ آف ایوری تھنگ, اٹ از ناٹ پاسبل. اور لکھ دیتے ہیں تجزیہ کار. تجزیہ کار کیا ہوتا ہے؟ ہاں بھائی ایک ایکسپرٹ ہے جو کہ ڈیفینس اینالسٹ ہے, وہ آ کے وہ بتا دے اپنی جگہ. ایک اکانومسٹ ہے, وہ اکانومی بتا دے, وہ سمجھ میں آتا ہے. ایک کرپشن پہ ہے, کرپشن میں بتا دے. مگر ایک آدمی ہر چیز کا ایکسپرٹ تو نہیں ہے. تو یہ بتا کے قوم کو انہوں نے بالکل غلط طریقے پہ لگا دیا ہے کہ سب غلط ہے. کوئی چیز سب غلط نہیں ہے. یہ قرضے جو نواز شریف کے زمانے میں قرضے لیے گئے تھے وہ 1,000 ارب کے تھے, اور ابھی 9 مہینے میں جو قرضے لیے گئے ہیں یہ اگر اس کو شامل کر لیں تو وہ 1,200 ارب کے انہوں نے لے لیے. اس کو لینے پڑیں گے 9,000 12,000 ارب کے. بعد یہ چیزیں چلتی رہیں گی. قرضے جو آئی ایم ایف کا پچھلا قرضہ لیا تھا نواز شریف کا, وہ 6 ارب کا تھا, وہ انہوں نے واپس کر دیا تھا. اس کے اندر کمپلیٹ ہو گیا تھا, وہ پورا ڈرا کر لیا تھا. اور اس 6 ارب کے اندر جو ہے 4.5 ارب 80 کروڑ روپے پچھلے قرضے کی قسط تھی آئی ایم ایف کی. تو یہ چیزیں ہیں, مطلب اس کو مس گائڈ کر رہے ہیں قوم کو کہ یہ ہو گیا, ٹوٹ گیا, ہو گیا. بھائی چلائیں. یہ سب حالت یہ ہے کہ کوئی نوکری پہ نہیں ہے, لوگ کوئی تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں, جاب پہ نہیں ہے, اسکول کی فیسیں بڑھ رہی ہیں, دوائی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, ڈالر گر رہا ہے, پیٹرول بڑھ رہا ہے, بجلی بڑھ رہی ہے, گیس بڑھ رہی ہے. اس کے اوپر توجہ دیں تو یہ ہماری اکانومی جو ہے وہ چلتی ہوئی اکانومی ہے. کوئی ڈیفالٹ نہیں ہوگا, کوئی نہیں ہوگا. ہمارے سب سے بڑا جو غلط کام ہوا ہے, اسد
उमर को हटा के जो है वो इन्होंने बहुत गलत किया है, और उसका जो असर आया है उसका डैमेज रिपेयर बहुत मुश्किल से होगा, क्योंकि अभी ये बाहर से लेकर आ गए हैं। उनका तो एजेंडा है बाहर वालों का, अमेरिका का तो एजेंडा है। अमेरिका को इन्होंने चढ़ा दिया कि भाई अमेरिका को चैलेंज कर दिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ट्रम्प ने जो है वो खेल खेल लिया हमारे साथ। पूरा का पूरा जो है हमारी इकोनॉमी को जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? आईएमएफ किसके कंट्रोल में है? अमेरिका के। वर्ल्ड बैंक कर रहा है, वर्ल्ड बैंक किसके कंट्रोल में है? अमेरिका कंट्रोल आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, थ्रू देम दे डील विद द मतलब ये इस हुकूमत की गलतियां हैं और उन्हें ये सुधारनी चाहिए। हमारे एक्चुअली ये हुआ है ना कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज़ अ आइकॉनिक मैन। हर आदमी उसको यानी पूजने की हद तक चाहता है। हाँ। मगर उनके साथ जो लोग लगा दिए गए हैं या लग गए हैं, वो उनकी वजह से ये इकोनॉमी बैठ रही है, और वो अब कभी यहाँ से लेते वहाँ से लेते हैं, डैमेज कंट्रोल नहीं हो रहा। रिश्तेदारियाँ नहीं होनी चाहिए हुकूमत में, और यही नुकसानदेह होती हैं। और यकीनन इमरान खान साहब को भी ये सोचना होगा और दुरुस्त फैसले करने होंगे, दुरुस्त वक्त पर करने होंगे। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सैयद आदिल गिलानी साहब हमारे स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं और हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। बहुत सारे इंकशाफात हैं जो आदिल गिलानी साहब यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं। आदिल साहब, ये मलीर और केडी ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई? मलीर नदी जो है वो बरसाती नाला है, ये हमेशा बताते रहे हैं हम आपको, जैसे नहर ख़याम बरसाती नाला है। तो मलीर नदी के अंदर हमेशा से खेल होता रहा है पिछले 15-20 सालों से। कभी 340 एकड़ जो है अलॉट कर दिए अरबाब के ज़माने में, वो जालसाजी से हो गया, फिर 530 एकड़ के जालसाजी से अलग हो गया। ये वाला केस जो है ये है 307 एकड़ जो है, ये सिंध गवर्नमेंट ने, मंजूर काका ने इसको पूरा का पूरा खेल खेला, और इसके ऊपर जो है इन्होंने ज़मीनों को खाने का अपना ज़रिया बनाया। और ये 2015 जून को एक कंप्लेन आई थी, ट्रांसपेरेंसी ने नैब को भेजी कि भाई ये एक वहाँ पे मलीर नदी के बीच में बंद बन रहा है, ये बंद जो है कैसे बन सकता है? सही। कोई मलीर नदी जो है वो तो एक प्रोटेक्टेड एरिया है, और यानी वहाँ पे तो सैलाब आता है तो बंद के ऊपर से पानी निकल के जाता है। और डिफेंस के फेज़ 4 में कश्तियाँ चलती थी 8 साल पहले तक बारिशों में, तो पूरा का पूरा ये बेसमेंट में, तो उस पर नैब ने इसकी इंक्वायरी की, और इंक्वायरी शुरू की तो पता चला कि ये जो है ये इसका जो है PC1 बनाया था सिंध गवर्नमेंट ने, और इसके कंस्ट्रक्शन जो है वो हो रही है, और इरीगेशन ऑफ सिंध डिपार्टमेंट कर रहा है। इरीगेशन डिपार्टमेंट किधर है? हैदराबाद में। वो कराची का मलीर नदी में क्या ताल्लुक है? पूरा PC1 है, ये आपको दिखा रहे हैं। PC1 बनाया है कि ये गवर्नमेंट को जो है यहाँ पे ज़मीन रिक्लेम करनी है, और ये ज़मीन हम रिक्लेम करके इसको जो है, क्योंकि ये बड़ी अच्छी ज़मीन है और डिफेंस के साथ है, ये अच्छी महंगी बिकेगी, तो इसके अंदर हम जो है वो देखो तकरीबन 400-500 एकड़ ज़मीन रिकवर करेंगे, और इसका पूरा प्लान बनाया। और नेस्पाक ने इसको बनाया PC1, यानी नेस्पाक जो है ना गवर्नमेंट के कंसल्टेंसी है, वो भी मिले हुए थे उस ज़माने के, उन्होंने बनाया इसको जो है पूरा PC1 करने वाले कौन थे? नेस्पाक वाले के साइन है, उसके बाद इंजीनियर हैं कोई हाईवे के, उसके बाद जो है वो कोस्टल हाईवे के इंजीनियर के हैं, उसके बाद चीफ इंजीनियर हैं हाईवे के, फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं शोएब अहमद सिद्दीकी जो आजकल फेडरल सेक्रेटरी हैं, फिर काजी शायद। तो इन्होंने इसको बना के और इस पर 2.5 अरब रुपए का जो है एस्टीमेट बनाया, और 2.5 अरब के अंदर वहाँ पे वॉल की कंस्ट्रक्शन जो है वो ठेका भी ऐसे करके दे दिया उस कंपनी को, जो कंपनी जो है वो कर रही थी, और उस कंपनी के बात सही निकली कि ये था। फिर उसका जो पता चला कि इसके अंदर जो है इन्होंने ज़मीनें अलॉट की हैं, और 305 एकड़ ज़मीन जो है वो इसके अंदर निकलेगी। 305 एकड़ ऑलरेडी इन्होंने अलॉट कर दी, पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं ये। उसमें मेहरान कोऑपरेटिव सोसाइटी को 60 एकड़ दे दी, और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जो है 5 एकड़ दे दी, ये इसके मंजूर काका साहब इसके हेड से। उसके बाद जो है वो और कोई फहमीदा बेगम को 1 एकड़, और अली मुराद को जो है 10 एकड़, सकीना को 5 एकड़, इस्माइल को, फिर घग्गर मलिक यहाँ पे भी है। अच्छा, और इसके अंदर इसकी ज़मीन की वैल्यू, आप ज़मीन की वैल्यू देखें ना, एक ये कहते हैं कि ज़मीन की वैल्यू जो है ये बहुत महंगी ज़मीन है डिफेंस के साथ, तो इसकी कीमत जो है इन्होंने रखी है, आप अंदाज़ा करें, जो मेहरान कोऑपरेटिव सोसाइटी को दी वो दी है 15 लाख रुपए एकड़, और जो सिंध बिल्डिंग को दी है वो 50 लाख रुपए एकड़। भाई ये फ़र्क क्यों? एक ही ज़मीन की वैल्यू तो एक ही होगी ना। आगे देखें, अब्दुल लतीफ़ साहब को जो 3 एकड़ दी है वो दी है
10 लाख रुपए एकड़, और इस तरह जो है वो किसी को 1 लाख रुपए एकड़, किसी को 70 लाख रुपए एकड़, किसी को 10 लाख रुपए एकड़, किसी को 15 मिलियन लिए घग्गर। तो ये अच्छा, घग्गर सोसाइटी और मेहरान कॉर्पोरेट क्यों ये सोसाइटी, प्राइसेस में ये सारे फ्लक्चुएट के क्यों कर सारे, रहा है? ये सारे के सारे जो है सिंध गवर्नमेंट के अफसरों की थी। घग्गर मल्टीपर्पज सोसाइटी, मेहरान सोसाइटी जो थी वो प्रेसिडेंट हाउस के एम्प्लॉयज़ की थी, और वो पूरा का पूरा था। इसका जो है वो, और यानी आप इनका जो पैसा जमा हुआ, और टोटल पैसा इनका हुआ था 22 करोड़ रुपए, यानी पहली किस्त वापस आ गई, और इनसे जो पैसे मिलने थे वो 3.5 अरब रुपए और जमा होने थे और लोगों से, जबकि 2.5 अरब का ये कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो ये तो यानी कोई गवर्नमेंट को से फ़ायदा नहीं था, ये सारा फ़ायदा जो था इनके पर्सनल प्लॉट पे थे ये। तो ये जो पूरा का पूरा केस जब उठाया, और इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि इनके नाम जो है स्लाइडों पे पूरे दिखाए जा रहे हैं ये, और इसके अंदर मेहरान सोसाइटी के अंदर जो है वो मंजूर कादिर साहब जो है वो उसके चेयरपर्सन थे। मतलब ये भाग्य में, ये तो फिर इस पर ये जब नैब ने केस उठाया तो इसको कैंसिल कर दिया सिंध गवर्नमेंट ने, और कैंसिल करके सारे प्लॉट जो है, मगर एक क्राइम तो कमिट हो गया था, तो क्राइम कमिट हो गया तो उसके ऊपर जो है वो इसकी इंक्वायरी आज भी चल रही है। उस पर इन्होंने जो है वो एक इंक्वायरी में चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह को बुलाया नैब ने कि भाई आप बताएं इसके अंदर। तो मेरा क्या ताल्लुक है, उस वक्त तो चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह थे। तो पता चला कि इसकी जो ज़मीन की वैल्यूएशन है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव की थी। अच्छा, तो फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त जो था वो मुराद अली शाह थे। इस तरह उनका इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट आया, और इसके पीछे जो है पूरा का पूरा जो खेल खेलने वाला था वो टप्पी था, अवैस मोहम्मद टप्पी, जो प्रेसिडेंट का कज़न था और जो वो सारा इसमें काम करते थे जी। तो इसमें फिर ये पूरा जो है केस जो है वो अब इस वक्त नैब में चल रहा है, और नैब ने इसको जो है वो यानी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया हुआ है, और अभी तक इसकी जो है वो यानी 15 अरब का नैब ने निकाला है कि इसकी तकरीबन जो है वो करप्शन है, तो वो इसका रेफरेंस दाखिल होगा। मगर ये है कि ये मली नदी के ऊपर ये वार होता है, और आज भी वहाँ जाके देखें, अभी आप वीडियो देख रहे होंगे इसके अंदर कि ये कौन सी जगह थी, तो इसके अंदर आज भी वहाँ पर जो है वो इलीगल बाजार लगने शुरू हो गए हैं। एक कब्रिस्तान बना दिया है क्रिश्चियन का कि 1962 का कब्रिस्तान है वहाँ पे, और वहाँ पे कब्रें भी हैं। भाई 62 का कब्रिस्तान है, यहाँ पे तो सैलाब जो है अभी 10 साल पहले आया था, पूरा ख़त्म हो गया था। ठीक है, बिल्कुल। तो ये सारा का सारा ये इलीगल है, इसको कोई यानी ये भी हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको भी मली नदी का भी कुछ हिसाब करें। हमने तो इसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें केस चल रहा है, और आज उसको 5 साल हो गए हैं, वो केस की हेयरिंग ही नहीं हुई जब से यानी सगा चौधरी साहब गए हैं। उसका क्यों नहीं केस हेयरिंग है, हुई है? हेयरिंग नहीं हुई है, बस चल रहा है, पड़ा हुआ है, कोई नहीं उठाता, क्योंकि इंटरेस्ट है हर एक के, वहाँ जाके कौन करे। हमने तो सुमोटो केस जो है वो हमारा तो नहीं होता, सुमोटो केस तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी मर्जी होती है, वो उन्होंने उसको किया था, और वो उसके ऊपर ये है कि यानी इसमें अब अंदाज़ा करें ना कि ये करप्शन जो है ये इसीलिए कहते हैं कि ये ज़मीन जो है जो कि कीमत है उसकी 10 अरब रुपए, वो 1 करोड़ में दे रहे हैं, और कोई शर्म हया नहीं है। अभी मैं आपको अगले प्रोग्राम हम करेंगे इसके अंदर कि लिफ्टन में समुंदर में कैसे ज़मीन बेच दी, पूरा 350 एकड़ का बेचा था, वो रुकवाया हुआ है। फिर और भी थी, समुंदर को पीछे धकेल के उन्होंने वो सारा का सारा करते रहे, मगर ये कि अल्लाह ताला मदद कर रहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वक्त पे उस वक्त उन्होंने एक्शन लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली उसको स्टे ऑर्डर दिया। अभी कोर्ट में केस आज 6 साल से चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट में, और कोई हाथ नहीं लगाता उसको। तो ये जो है कि ये जो है ओवैस टप्पी और ये सारे के सारे जो हैं ये इस तरह कराची की ज़मीनों को, यानी ज़मीनें ख़त्म हो गई तो अब नदियों को खा रहे हैं, नदियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो ये पहाड़ को खा रहे हैं, पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे तो ये जस्टिस गुलजार ने पिछली दफ़ा कहा कि कायदे आज़म का मैदान में तो आप नहीं कुछ बीच में ले रहे आके कि वो भी अलॉट करना शुरू करते हैं कि बहुत बड़ा एरिया है। सही। तो ये सारी हकीकत है कि हमने इसको जो है अब आवाम को बताना है कि इसके अंदर कि कैसे हुआ है और कौन कौन इन्वॉल्व है, और ये इसके अंदर आज सिटिंग ब्यूरोक्रेट भी इन्वॉल्व हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी इन्वॉल्व हैं, सिटिंग जो है वो पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं, मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं, चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं, मगर केस आगे दाखिल नहीं होता। यानी अभी तक इसका रेफरेंस दाखिल नहीं हुआ है, कैंसिल हो गया, सब कुछ हो गया, इंक्वायरी होती रही। तो ये एक जो सिस्टम हमारा इतना स्लो है, क्योंकि हर्डल्स बहुत है ना।
हर्डल्स हैं, स्लो है, कैपेसिटी नहीं है और सब जो चीज़ें। सिस्टम चलाने वाले लोग हैं जब वो उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे तो ऑब्वियसली सिस्टम तो स्लो हो जाएगी आगे। बस कंट्रोवर्सी है कि सिस्टम नहीं चला रहे हैं या चल नहीं रहा है। नहीं चलाना अलग है, नहीं चल रहा अलग है। बिल्कुल जो नहीं चल रहा है वो तो एक मजबूरी है कि चले सैलाब आ गया, देर हो गई, और नहीं चल रहा है, नहीं चलाना है तो वो उसके अंदर पर्सनल एंगल आ जाता है कि इसको रखना है, इसको नहीं रखना है, पिक एंड चूज़ है। ठीक तो ये चीज़ें जो हैं इसको भी कोर्ट्स इसको देखेंगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान में ये ज़मीनों का कारोबार जो है इलीगल जो है वो बहुत जल्द जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। इलीगल कारोबार हो नहीं सकेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह हम उम्मीद यही करते हैं। आदिल साहब वैसे भी जो कराची मेगा सिटी हम कहते रहते हैं अक्सर प्रोग्राम में, लेकिन इसका कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है। जो बरसाती नाले हैं वहाँ पे सीवरेज की लाइनें डली हुई हैं और अब वहाँ को अगर बंद करके उन नालों पर भी अगर बिल्डिंग्स बन जाएंगी तो फिर तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है इस शहर का। यहाँ पर जो हो रहा है यानी इसका प्रोग्राम करेंगे कि कराची के अंदर जो है वो वाटर सप्लाई सीवरेज जो है वो काम है हमारे सिटी गवर्नमेंट का। सिटी गवर्नमेंट के पास जो है कराची वाटर सीवरेज बोर्ड भी होता था। बिल्कुल कराची वाटर सीवरेज इसके बोर्ड लिए हमेशा पूरा एक करता है। प्रोग्राम नहीं, पूरा हमारा प्रोग्राम चाहिए। करेंगे यहाँ। बिल्कुल एक टाइम चाहिए क्योंकि पूरा। ये बहुत बड़ा मौजू है और आवाम और डायरेक्टली क्या है इसके अंदर बताएं कि K4 कराची का वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट था जो कि तैयार हुआ था। उसमें TI की मदद शामिल थी, टाइम पे हो गया था। K3 और K4 जो है वो आज 8 साल हो गए। कीमत जो है वो आज 6 गुना बढ़ गया और हुआ स्टार्ट भी नहीं हुआ। ठीक है बिल्कुल आदिल साहब ज़रूर इस पर हम प्रोग्राम करेंगे और अपने नाज़रीन को अवेयरनेस देंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे नाजरीन और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सैयद आदिल गिलानी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आदिल साहब आपने मलीर नदी के हवाले से काफ़ी डिटेल में हमारे नाजरीन को आगाह किया। KD ऑफिसर हाउसिंग सोसाइटी जो है इस हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है? ये 2015 नवंबर में हमें कंप्लेन आई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को कि KD ऑफिसर हाउसिंग सोसाइटी जो कि यहाँ पर स्टेडियम के बैक पे है पहाड़ी पे, उसमें KDA तो उस वक्त बंद कर दिया था उन्होंने, नाम उसको CDGK में कन्वर्ट कर दिया था और CDGK हो गया। तो उसमें सोसाइटी KD ऑफिसर सोसाइटी जो है वो पिछले 20 साल से है, 20 के 30-35 साल से है वो वहाँ पे प्लॉट अलॉट करते थे अपने अफसरों के लिए। ठीक है। तो उसमें ये हुआ कि OS टप्पी और आबाद के चेयरमैन और सबों ने मिल के वहाँ पे और ब्यूरोक्रेट्स ने एक कोई रूल निकाला, बनाया नया रूल और अलॉटमेंट कर दिए। कुछ 40 के करीब प्लॉट जो थे वो 600-400 गज के और वो आपस में बांट लिए 40 के करीब प्लॉट थे। तो हमने उस पर लिखा कि भाई ये CM हाउस के अंदर जो चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, उनके सेक्रेटरीज हुए, उन्होंने मिल के और सारा का सारा ये खेल खेला है ये। और ये कोई दे ओकराई का गुलशन इकबाल का उन्होंने निकाला कि ये LU की ज़मीन है, सिंध लैंड बोर्ड की है, KDA को नहीं दी है, KDA को दे रहे हैं और इसके अंदर इसको अलॉट करना है। और इस तरह कई लोगों को इन्होंने अलॉट कर दी। सो मच सो कि वहाँ पर एक बंदा था मोहम्मद पंवर, अता मोहम्मद पंवर, जो कि चीफ मिनिस्टर हाउस में था, फिर सेक्रेटरी लगा। वो घगर फाटक का जो घगर जो सोसाइटी है उसका भी चेयरपर्सन यही है। उसने मोहम्मद पंवर ने 4 प्लॉट अलॉट कराए अपने बच्चों के और अपने नाम पे। ये सारा का सारा। तो ये हमने कंप्लेन जो है ये 2015 नवंबर में नैब को भेजी थी। नैब ने इसको जो है वो इंक्वायरी शुरू की और उसके बाद उसके साथ ये कागजात निकले। तो 2013 के अंदर जो है ये पूरा का पूरा एक KBD सोसाइटी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटी को NOC दिया सबलीज करने के लिए ये इन प्लॉटों का, जो कि तकरीबन 15-16-20 प्लॉट हैं। उसके बाद 20 प्लॉट अलग से। इसमें आप देखेंगे लिस्ट के अंदर कि अब्दुल गफूर सन ऑफ दिस नॉमिनी ऑफ मिस्टर मोहम्मद रफ़ीक मोहम्मद इस्लाम डिप्टी डायरेक्टर KDA डिफंट, वो भी KDA का है, दूसरा भी KDA का है, तीसरा जो है फारूकी कोई है। ये सारे के सारे जो है उन्होंने सज्जन है, कोई पहलवान है, कोई इम्तियाज़ अहमद है। इस तरह अता मोहम्मद पंवर जो है वो पीछे अगली लिस्ट में है, देखें स्पेशल सेक्रेटरी टू CM चाहिए उस वक्त, उनको दिया। मिसेज़ गौसिया
خوشر پاور نامنی وضا محمد اس کو ایک پلاٹ دیا 200 گز کا. پھر شہزاد نامنی وضا محمد اس کو پلاٹ دیا, 5 پلاٹ دیے ان کو. اچھا. پھر داؤد ہے نامنی ہوتا. تو اس طرح یہ کرا کے اور پھر اور بھی کئیوں کو پلاٹ دیے. تو یہ جب اس کا انکوائری نیب نے شروع کی اور اس کا دیکھا تو اس میں اگلے سلائڈ میں دیکھیں گے کہ جو ان کے جن کو پلاٹ الاٹ کیے گئے نامنی کے, ایک ہے اس کے اندر کوئی سجن تھا, اس کو سائن کرنے نہیں آتی, انگوٹھا لگایا ہوا ہے, مطلب اس حال میں تھا. اور یہ پلاٹ اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کسی کو, یہ پلاٹ انہوں نے مل کے اور بلڈر نے سارے پیسے دیے, بلڈر نے لے لیے, سارے فرنٹ مین تھے. وہ سورا پوری کی پوری وہ اس نے ٹپی نے گیم بنائی ہوئی تھی کہ 40 پلاٹ نکل کے اور چلے جائیں گے. وہ ان کو جو آگے فلانا بلڈر بھی موجود ہے, ان کو جن کے نام پہ گئے ان کو کوئی تھوڑا بہت پیسہ دے دیں گے اور اس طرح چلتا رہے گا. تو یہ اس کا کیس چلا, اور کیس جو ہے جب ہوا نیب نے اس کے بعد اس کو بلایا گیا اور کینسل ہوا یہ پلاٹ کے سارے. اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ اویس عمر ٹپی صاحب کو جو ہے وہ 2017 کے اندر ان کو کال کیا گیا کہ یہ آئے اور آ کے اپنے فرنٹ مین آفتاب پٹھان جو انوالو ہے اس کے ساتھ انہوں نے پورا کیا ہے, اس کو لے کر آئے. صحیح. مگر وہ انہوں نے ٹپی صاحب تو آئے نہیں, مگر 3-4 سال سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اور آئندہ آنے کی امید بھی نہیں ہے عادل صاحب. یہ 2016 میں یعنی نومبر میں ہم نے جب کمپلین کی تھی اس کے 9 مہینے میں اس پلاٹ کو کینسل کرا دیا تھا نیب نے 2016 میں. 2017 ہو گیا, 2018 ہو گیا, 2019 آ رہا ہے, ابھی تک ان پہ ریفرنس فائل نہیں ہوا ہے. ابھی تک ان کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. اور اس کے اندر جو نام ہے پورے لسٹ کے اندر, اس میں انکوائری نے بتایا ہے کہ اس کے اندر جو مین آدمی ہے وہ ہے ڈی جی ایس بی سی اے کا جو تھا منظور قادر کاکا, جو اس کے اندر مین بندہ تھا جو اسکیم کے اندر کر رہا تھا. اور جو ساری چیزوں کا ذمہ دار, جو ساری چیزوں کا ذمہ دار ہے وہ اس کے اندر وہ ہے. پلس اس کے اندر فارمر ایڈمنسٹریٹر ہے کے ڈی اے سوسائٹی کا سید انتظار احمد جعفری, یہ بھی اس کے ساتھ جو ہے ملا ہوا ہے, یہ بھی ون آف دا اکیوز ہے. اور جو بینیفیشریز تھے اس میں کئی لوگ تھے, جیسے پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پریزیڈنٹ ہے, اس زمانے میں تھا. پھر پرنسپل سیکرٹری ٹو دا گورنر ہے. پھر اس کے اندر چیئرمین گوٹھ آباد ہے, اور ملیر کمشنر ڈپٹی کمشنر ملیر ہے. پھر اس میں اسلم چودھری جو مرحوم مر گئے پولیس والا. پھر اور بھی کئی لوگ ہیں. تو ان سبوں کے یہ بڑے بڑے نام بھی ہیں اس کے اندر, اور یہ بھی ہے. تو یہ سب پلاٹ ہے یہ کینسل ہو گئے, مگر ان کی جو ہے وہ نیب کی انکوائری ابھی چل رہی ہے, انویسٹیگیشن. مگر اب کیوں اس کو آگے نہیں ڈالا جا رہا یہ عادل صاحب, ان میں سے بہت سے لوگ اگر دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے خلاف تو کیس ہی نہیں ہو نہیں, وہ نہیں ہوگا. مگر یہ کہ اس کو نیب کو جو کہا بھی گیا ہے, یہ فروری 19 کی آپ دیکھیں نیشن میں خبر آئی ہے کہ ہائی کورٹ نے نیب سے کہا ہے کہ ریفرنس فائل کریں لیگل کے بی ڈی آفیسر سوسائٹی کے نام پہ, اور 19 مارچ کو رپورٹ سبمٹ کریں. تو یہ ابھی تک ایکٹیو ہے, اور کیونکہ میں کسی کو اریسٹ کیا ہوگا تو ہائی کورٹ چلا گیا ہوگا, تو ہائی کورٹ میں بولا کہ آپ نے اگر ریفرنس داخل کرنے کا کہا ہے کہ یہ کریں. اور یہ ٹوٹل پلاٹ جو ہے اس کے اندر وہ ہیں ایڈمنسٹریٹر مین آدمی جو اکیوز کو بنایا گیا انتظار جعفری, کیونکہ سامنے ہوتا یہ ہے کہ بیوروکریٹ جو ہے نا وہ سائن تو وہی کر سکتا ہے, منسٹر تو سائن نہیں کر سکتا, اس کی اتھارٹی نہیں ہوتی. تو پھنستا یہ ہے. اب منسٹر پھنسے نہیں پھنسے وہ واللہ عالم, کیونکہ وہ کہتے ہیں میرا تو کام ہی نہیں ہے. منسٹر کہتا ہے, اب جیسے ایجوکیشن کے اندر آپ دیکھیں کہ 11,000 الیگل اپائنٹمنٹ ہوئے تھے, تو منسٹر تھا وہ تو نکل گیا مظہر الحق, ان کو کلین چٹ دے دی. وہ جو ڈائریکٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے کیا تھا تم پکڑو گے. کرتے نیچے والے ہیں, پیسے اوپر والے کھاتے ہیں. لیکن نیچے والوں کو حصہ تو ملتا ہی ہوگا نا عادل صاحب, ورنہ وہ کیوں کریں گے کوئی ایسا غلط کام؟ کچھ نہ کچھ حصہ تو ان تک بھی پہنچتا ہوگا. جو بھی ہوگا ان کا نوکری ملتی ہے جو بھی ہے, تو مگر یہ غلط کام کیا تھا. تو اس کے اندر کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ ٹوٹل جو ہے یہ 43 پلاٹ سے, اور اس کے اندر جو لاس ہوا تھا ایکسچیکر کو اس کے حساب سے نیب اس کو جو فائل کرے اور اس کا کیس بنائے. مگر ابھی تک اس کیس کو جو ہے وہ نیب جو ہے وہ انویسٹیگیشن اسٹیج پہ ہے, کیونکہ نیب کے پاس بھی جو ہے وہ ریسورسز کم ہے, کام بہت ہے. اور ان کا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز کی اس وقت الاٹمنٹ کینسل ہو گئی ہے تو اس پہ وہ سلو ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ اس میں اگر دیر بھی ہو جائے تو پرابلم نہیں ہوگا. حالانکہ نیب لاء کے اندر ایک ٹائم لمٹ فکس ہے. ان کا جو ایس او پی بنا ہوا ہے اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے, اس میں یہ ہے کہ کمپلین داخل ہوئی, کمپلین کے بعد جو 8 مہینے کے اندر ریفرنس داخل کرنا ہے. تو 8 مہینے کی جگہ 6 سال تک نہیں ہو رہے. وہ جو 8 مہینے کا ٹائم پیریڈ ہے, ٹائم فریم ہے, وہ ان کا انویسٹیگیشن کا وہ انکوائری, اس میں 3 مہینے انویسٹیگیشن اور 2 مہینے ریفرنس,
ये 8 महीने हैं पूरे। ठीक है। तो वो उसके 8 महीने की जगह जो है वो 18 महीने, 28 महीने, 38 महीने तक नहीं हो रहे। तो ये बाकी कोर्ट 8 में सालों तक चला जाता है मतलब। इंक्वायरी के अंदर तो 4-5 साल तो एवरेज है। और जब अकॉमडी कोर्ट है, अकॉमडी कोर्ट के अंदर जो लॉ है वो कहता है कि आप कोर्ट के जज को लॉ में लिखा हुआ है कि आप डे टू डे हेयरिंग करेंगे एंड जजमेंट शुड बी अनाउंस विद इन 30 डेज। वो 30 डेज की जगह वहाँ पर 3-3 साल, 4-4 साल जजमेंट अनाउंस नहीं होता। तो इस चीज़ को जो है वो लॉ को यानी फॉलो नहीं कर रहे, एजेंसी अदालत फॉलो नहीं कर रहे, उसकी वजह से जो है वो अकाउंटेबिलिटी जो है मैकेनिज्म डिले हो गया। जब डिले होता है तो फिर ये है कि एक इंक्वायरी चल रही है, किसी ने स्टे ले लिया तो प्लॉट पे जो है मकान बन गया, बाद में उसको जो है थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसको जो है वो इदारों को चाहिए कि अपने काम जो है टाइम पे करें। इदारों को चाहिए कि वो अपने काम टाइम पे करें, अपना जो किरदार है उनका वो ज़रूर वो पूरा करें। बहुत शुक्रिया सैयद आदिल गिलानी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। नाज़रीन, यकीनन इदारों को अपना काम करना चाहिए, मकबूल फ़ैसलों की नहीं बल्कि दुरुस्त फ़ैसलों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।